ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದು 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅನ್ಲಾಕ್ 4.0 ಕುರಿತು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಂತ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇದು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು 15ನೇ ಒಂದು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆಗಿದೆ 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಕೊರೋನಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ. 68ನೇ ಬಾರಿ ಮೋದಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आमतौर पर ये समय उत्सव का होता है, जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग तो है, उत्साह भी है, लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। बहुतेक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जम करके उसके कार्यक्रम भी होते हैं। साथियों, इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिनगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुक्लम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो
या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। साथियों, ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। किसानों की शक्ति से ही तो हमारा जीवन, हमारा समाज चलता है। हमारे पर्व किसानों के परिश्रम से ही रंग बिरंगे बनते हैं। हमारे अन्नदाता को, किसानों की जीवनदायिनी शक्ति को वेदों में भी बहुत गौरवपूर्ण रूप से नमन किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र है, अन्नानाम पतये नमः, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अर्थात अन्नदाता को नमन है, किसान को नमन है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस साल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवाल आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे छोटे बाल मित्रों का समय कैसे बीतता होगा। और इसी से मैंने गांधीनगर की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर मंथन किया, चिंतन किया। मेरे लिए ये बहुत सुखद था, लाभकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सीखने का अवसर बन गया। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारतीय बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। साथियों, खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि खिलौनों के संबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बेस्ट टॉय वो होता है जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलौना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उसे पूरा करें। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कल्पना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने और खेल बनाया करते थे। लेकिन एक दिन बचपन के उन मौज मस्ती भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया। हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुंदर सा विदेशी खिलौना लेकर आ गया। खिलौनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज्यादा खिलौने पर रह गया। हर किसी के आकर्षण का केंद्र खेल नहीं रहा, खिलौना बन गया। जो बच्चा कल तक सबके साथ खेलता था, सबके साथ रहता था, घुल मिल जाता था, खेल में डूब जाता था, वो अब दूर रहने लगा। एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैठ गया। महंगे खिलौने में
बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, सीखने के लिए भी कुछ नहीं था। यानी कि एक आकर्षक खिलौने ने एक उत्कृष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुरझा दिया। इस खिलौने ने धन का, संपत्ति का, जरा बड़प्पन का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन उस बच्चे की क्रिएटिव स्पिरिट को बढ़ने और संवरने से रोक दिया। खिलौना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया और बच्चे का खिलना भी खो गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के बचपन को बाहर लाएं, उसकी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। बच्चों के जीवन के अलग अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है। खेल खेल में सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौने जहां बनते हैं वहां की विजिट करना, इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमईज हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। अब जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्रीमान सीवी राजू है, उनके गांव के अति कुप्पका टॉयज एक समय में बहुत प्रचलित थे। इनकी खासियत ये थी कि खिलौने लकड़ी से बनते थे और दूसरी बात ये कि इन खिलौनों में आपको कहीं कोई एंगल या कोण नहीं मिलता था। ये खिलौने हर तरफ से राउंड होते थे, इसलिए बच्चों को चोट की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सीवी राजू ने एती को पक्का टॉयज के लिए अब अपने गांव के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरह से नया मूवमेंट शुरू कर दिया है। बेहतरीन क्वालिटी के एती को पक्का टॉयज बनाकर सीवी राजू ने स्थानीय खिलौनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। साथियों, इसी तरह अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, लेकिन इनमें भी जितने गेम्स होते हैं
उनकी थीम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है कि हाँ, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है, लेट द गेम्स बिगिन। तो चलो खेल शुरू करते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हो, टॉयज का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपने देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हो, उनमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने, इस तरह की भी शुरुआत की जा रही है। पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ के दौरान माय गॉव पोर्टल पर एक फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक मीम कंपटीशन भी होगा। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। साथियों, अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का अवसर मिला होगा और कोविड के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का अवसर मिलेगा, तो वहाँ एक यूनिक प्रकार का न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है। खेल खेल में ही न्यूट्रिशन की शिक्षा आनंद प्रमोद के साथ वहाँ जरूर देख सकते हैं। साथियों, भारत एक विशाल देश है। खान पान में ढेर सारी विविधता है। हमारे देश में 6 अलग अलग ऋतुएं होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग अलग चीजें पैदा होती हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर क्षेत्र के मौसम, वहाँ के स्थानीय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न, फल, सब्जियों के अनुसार एक पोषक न्यूट्रिएंट रिच डाइट प्लान बने। अब जैसे मिलेट्स, मोटे अनाज, रागी है, ज्वार है, ये बहुत उपयोगी पोषक आहार है। एक भारतीय कृषि कोष तैयार किया जा रहा है। इसमें हर एक जिले में क्या क्या फसल होती है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी। ये आप सबके लिए बहुत बड़े काम का कोष हो सकता है। आइए, पोषण माह में पौष्टिक खाने और स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें। प्रिय देशवासियों, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब एक दिलचस्प खबर पर मेरा ध्यान गया। ये खबर है हमारे सुरक्षा बलों के 2 जाबाज किरदारों की। एक है सोफी और दूसरी विदा। सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है, डॉग्स है, और उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। सोफी और विदा को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। हमारी सेनाओं में, हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहादुर श्वान हैं, डॉग्स हैं, जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। कितने